आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर निपुण टिक्कू जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की आपकी जर्नी यहाँ तक की रही है? मैंने अपना कॉलेज यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, वेराज मेरा जो स्कूलिंग है वो हाँ जम्मू से ही हुई थी। मैंने बीकॉम ऑनर्स की थी अपनी ग्रेजुएशन, और उसके बाद मेरी फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हुई थी। देन आई वर्कड हियर फॉर अबाउट एन ईयर इन गुड़गांव, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई। एम की अगर बात की जाए, क्योंकि हम बचपन में जिस तरह से एम के बारे में लिखते माई एम इन लाइफ, तो आपका किस तरह का रहा? आपका क्या एम था? इसी फील्ड में आने का था या क्या कुछ सोचा था आपने अपनी लाइफ? नहीं, यहाँ पे आने का तो बिल्कुल एम नहीं था। कोई 7-8 एम्स तो मेरे चेंज हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th-6th स्टैंडर्ड टिल आई डिड माई ग्रेजुएशन। पहले मुझे तो एयरलाइंस में जाने का बहुत शौक था, एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था 6th-7th स्टैंडर्ड में। क्या रीज़न था उसके पीछे? कहीं देखा होगा या कुछ? एग्जैक्टली, बिकॉज उस टाइम शायद वहीं दैट कम्स फ्रॉम द वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली, व्हेन आई एक्चुअली ट्रैवल्ड फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत अच्छे से अपना जॉब कर रहे हैं, एंड दे आर सो नीटली डूइंग देयर जॉब्स एंड दे आर बेस्ट एट इट। एंड उस टाइम हार्डली यू वुड सी वुमेन कमिंग आउट एंड डूइंग देयर जॉब सो नाइसली। कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि घूमने को मिलता है। नहीं, घूमने का इतना शौक नहीं था, बिकॉज फैमिली के साथ हम घूमते रहते थे, तो कहीं पे कोई चीज़ की कमी होती है वो चीज़ ज़्यादा करने का मन करता है। तो वो घूमते हम रहते थे, बट अदरवाइज आई वुड सी दैम लाइक अ टोटली एम्पावर्ड फीमेल मे बी। सो मे बी समथिंग एल्स, बट आई वॉज वॉन्टिंग टू डू दैट वंस इन माई लाइफ। उसके बाद फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने उसके बाद ऑप्ट किया था कॉमर्स अपना। उसके बाद देन आई थॉट कि यार इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, देन आई वॉन्टेड टू बी एन इकोनॉमिस्ट। जब ग्रेजुएशन करते गए उसके बाद रियलाइज़ हुआ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत स्कोप है, तो आई वॉन्टेड टू डू माई MBA फ्रॉम UK फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। देन आई गॉट प्लेस्ड इन द फाइनल ईयर। उस टाइम मैं इट वॉज माई जॉब वॉज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, सो आई डिड दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काइंड ऑफ जॉब फॉर सम टाइम, फॉर अ ईयर। बट देन उतनी सेटिस्फैक्शन ड्रॉ नहीं हो रही थी कुछ। जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे आपके जो एम्स है वो चेंज होते जाते, आपको लग रहा था कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें है। फिर जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे फिर आपको लग रहा था नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें। तो टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट जो है बदलते जा रहा था, और साथ ही साथ आपने सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे। बिल्कुल नहीं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ओपन एंडेड रखा था। कभी भी वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे इस वे में कि आप यही करें। जब एयर होस्टेस का ऑप्शन था तो मेरे फादर जब पूछते थे तो ही वुड बी ओके अबाउट इट। एंड जब मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोली या जब मैंने इकोनॉमिस्ट बोला, इवन देन ही वाज ओके अबाउट इट। सो आई फील कि एक बच्चे को अगर आप किसी सांचे में डाल देते हैं, नहीं ऐसा ही इंजीनियर ही बनना है, नहीं अब कॉमर्स ले लिया तो यही करना है, आई थिंक वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है एंड बच्चा फिर फोकस लूज कर देता है। सो इफ़ यू जस्ट लेट इट बी लाइक अ बर्ड, सो यू एक्चुअली कम टू अ स्टेज इन लाइफ व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड एंड देयर आर नो रिग्रेट्स, बिकॉज ना अपने पेरेंट्स से कोई रिग्रेट्स रहते हैं ना अपने आप से कि कुछ कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की शेप में। तो मुझे बताइए, जिस तरह से आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको इतनी परसेंटेज लानी है, आपको ये बनना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने वो चीज़ उतनी फेस नहीं की थी, जबकि माई फादर हैज़ बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज़ एंड अबाउट अर्निंग योर सेल्फ, बिकॉज वो कहते थे कि आप जब तक काम करने लायक नहीं हो जाओ तब तक आप समाज में बात करने लायक नहीं होते। तो हमें वो बचपन से, हम मेरी और मेरी सिस्टर को वो ट्रेनिंग थी कि हमें जॉब करनी ही करनी है किसी भी ना किसी फील्ड में, एंड यू हैव टू डू इट वेरी एफिशिएंटली एंड नाइसली। तो मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि एक तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि शुक्र है मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे। सो रियली आई एम रियली थैंकफुल ऑन दैट नोट। सेकेंडली, उन पेरेंट्स के लिए जो वो प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को कि 90%, 95 या आई डोंट नो, आई कैन नॉट इवन से दैट बिकॉज मेरे को तो सोचने में ही डर लगता है। तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन माई कलीग्स या मेरे साथ जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, दे हैव बीन डूइंग सो नाइस, जिनके 60%, 50% थे। आई एम नॉट, मैं अब आप बीती सुना रही हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, मैं वो कह रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो मार्क्स बैरियर आई थिंक इज़ वेरी नैरो हियर, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, कि हम मार्क्स से डिसाइड कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि आगे क्या होगा जी। 10th में जो मार्क्स आ गए उसी से आगे 30 साल की उम्र में क्या करेगा वो डिसाइड हो जाता है। नो, नॉट एट ऑल। आपका पैशन क्या है ज़िंदगी में, आप क्या बनना चाहते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, स्पोर्ट्स में हो, आई थिंक दैट शुड मैटर। हाँ, ये भी नहीं कि बच्चा फेल ही हो रहा है, बट आई थिंक 60% प्लस इज एनीथिंग एंड ही कैन और शी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। कहते हैं ना, जब भी हमें किसी कामयाबी की सीढ़ी की ओर बढ़ना पड़ता तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया? स्ट्रगल मेरी लाइफ में आई थिंक ग्रेजुएशन तक नहीं आया उतना। ग्रेजुएशन तक तो वही 12th 10th की मार थी कि इसमें परसेंटेज आएगी, कट ऑफ, ये वो बेसिक स्ट्रगल आई थिंक वो हर कोई करता है एंड देयर इज़ नो स्पेशल अबाउट इट। बट हाँ, जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए किया था तो वो आपको एक्चुअली रात दिन आपको एक करना पड़ता है। उस टाइम रियलाइज़ होता है लाइफ स्ट्रगल क्या होती है, लाइफ में सस्टेन करना या अपने आप को एक स्टेज पे पहुंचाना बहुत
बहुत मुश्किल लगता है उस टाइम पे. देन यू एक्चुअली रियलाइज़ कि यार ये स्ट्रगल वर्ड का मतलब क्या है. तो उस टाइम पे किस तरह की स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, किस तरह की प्लानिंग करते थे अपनी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि जो आज का यूथ देख रहा है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? अब तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं वैसे सर्विसेज में. आई थिंक फ्रेश ग्रेजुएट ज़्यादा बता पाएगा या फ्रेश सिविल सर्वेंट. बट हर किसी की अपनी एक डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी होती है. यू कैन नॉट फॉलो समबडीज़ रूल्स पूरा होल तरीके से. बट येस यू कैन, अगर आपको लगता है कोई 1-2 पॉइंट्स अच्छे हैं उसके, यू कैन इम्बाइब दैट. मैं फॉलो ये करती थी कि मेरा हफ्ते का एक रूटीन होता था. हफ्ते का मैं एक सिलेबस चार्ट कर देती थी कि टोटल सिलेबस में से इस हफ्ते ये पढ़ाई करेंगे. तो वो पूरा चार्ट करके आगे टेबल बनाती थी मैं टिक करने के लिए, कि जब वो टिक होता था जो सेटिस्फैक्शन होती थी वो एक बहुत ही मज़ेदार सेटिस्फैक्शन होती थी कि ये अचीव कर लिया. काटती थी मैं उसको कि जैसे हो गया जी, ख़त्म हो गया, अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा. सो वो हफ्ते की स्ट्रैटेजी आई थिंक वर्कड फॉर मी, कि वो टारगेट रखना, एक रियलिस्टिक टारगेट कि आप ये कर सकते हैं या क्या नहीं. बट ना मैंने अपनी नींद गवाई है. हाँ, पेपर्स के टाइम वो महीना डेढ़ के लिए गवाई है, लेकिन आई वुड नॉट स्टडी मोर देन 8 hours a कुछ day. स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो पूरा साल नहीं पढ़ते, जब एग्जाम आने वाले तो उसी के 2-3 महीने पहले पढ़ते हैं. तो आपका वैसा कुछ स्टूडेंट्स नहीं, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स वैसे ही होते हैं. मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ. बट हाँ, सिविल सर्विसेज में आप वैसा नहीं कर सकते. बट दैट कैन हैपन फॉर योर ग्रेजुएशन, फॉर योर स्कूलिंग, बट नॉट हियर. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट हियर. रादर आप एग्जाम्स में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, बिकॉज उस टाइम आपके पास टाइम बहुत कम होता है, छुट्टियाँ कम होती हैं. देन यू हैव टू एक्चुअली रिलैक्स एंड मेक योर सेल्फ वेरी कूल एंड काम. सो एग्जाम्स में रादर थोड़ा कम स्ट्रेस लेना चाहिए सिविल सर्विसेज में, और पूरे साल थोड़ा ज़्यादा. कहीं ना कहीं जब समय के साथ हम बड़े होते जाते हैं, हम पे जो जिम्मेवारियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं, तो हमारी जो बचपन की हॉबीज़ रहती है ना, उससे कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जाते हैं या भूलते जाते हैं, या तो समय के साथ हमें वक्त ही नहीं मिलता है. तो आपकी किस तरह की हॉबीज़ थी और क्या आपने अभी तक हॉबीज़ को बरकरार रखा है? मेरी जैसे मेरा ये गोल मैंने आपको बताया चेंज होते रहे, वैसे मेरी हॉबीज़ भी बहुत चेंज होती रही. पहले मेरी हॉबी डांसिंग हुआ करती थी स्कूल में, और मेरे कॉलेज में मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी भी ज्वाइन की थी. उसके बाद अब मेरी जो हॉबी है दैट हैज़ गॉन मोर टूवर्ड्स रीडिंग एंड गार्डनिंग. सो आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन एट होम. एंड मेरी बालकनी को मैंने एक छोटा मोटा जंगल बनाया हुआ है. उस बाहर कुछ दिखता नहीं है, इतने पेड़ पौधे मैंने उगा दिए हैं. तो आई लव being around greenery और more of natural things. So अब मेरी वो हॉबी है. तो मुझे अब प्लांट की स्पीशीज़ और उनको कौन सी सॉइल में वो सस्टेन होंगे, कितना पानी देना है, इंडोर प्लांट्स कौन से, आउटडोर प्लांट्स कौन से, एक मेरी वो हॉबी है. दूसरा येस आई डू फिक्शन, आई डू रीड फिक्शन. तो कितना अच्छा लगता है आप अभी तक अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिस तरह से मैं बोला कि आपके टाइम के साथ हॉबीज़ चेंज होते गई, जैसे डांसिंग आपको पसंद था, अगर अभी मौका मिले आपको या कभी मौका मिले करने का तो आप करेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर जी. अभी भी करते हैं हम. हमारे इतने सोशल ओकेजन्स होते हैं, उस पर भी हमारा वो हॉबी वो वाला भी सेटिस्फाई हो जाता है पार्ट. वो तो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं रहा ज़्यादा? फिजिकल एक्टिविटीज़ एज ए हॉबी नहीं, अब एज ए डॉक्टर बोलते हैं वो मजबूरी करना पड़ता है. तो अब हम योगा थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, रनिंग कभी कभार करती हूँ. बट दैट इज़ टोटली आउट ऑफ कंपल्शन, बिकॉज यू हैव टू बी फिट. एंड इन फिट इंडिया हैज स्टार्टेड, वी हैव जस्ट स्टार्टेड. सो इन दैट अगेन हम लोग अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेंटली एक डिसीजन ले सकें और आगे. जिस तरह से इस समय आप ऑफिसर हैं टैक्सेशन और एक्साइज डिपार्टमेंट के, तो मुझे बताइए किस तरह का काम रहता है आपका यहाँ पे? यहाँ पे हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन विंग जो है, यहाँ पे हम मोरली सारा जो मेजर हमारा काम है वो इंडस्ट्री का है, विच इज़ अल्कोहल इंडस्ट्री. तो इसमें आपका प्रोडक्शन होती है राइट फ्रॉम डिस्टिलरी टिल सेल. तो हमारा जो एरिया है वो सेल पॉइंट्स पे आता है, विच इज़ वाइन शॉप्स एंड बार्स. तो यहाँ का जो रेगुलेशन है, जो ये टैक्सेस देते हैं, जो हमारा एक्साइज पॉलिसी होती है, उसमें डिफाइन करते हैं कि कितने टैक्सेस होंगे और आपको रेगुलेट कैसे होगा, टाइमिंग्स क्या होंगी. चेक आपको रखना पड़ता है? जी, प्रॉपर चेक रखना पड़ता है. रात को चेक करना पड़ता है, दिन में चेक करना पड़ता है. सो वी हैव टू गो इंस्पेक्ट वाइन शॉप्स, बार्स, एंड वी हैव टू सी दैट कि वो रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं. जी, मुझे बताइए, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, क्या लगता है आप किस तरह से देखते हैं आज के टाइम पे कितनी विमेन एम्पावर्ड हो रही हैं? आपका क्या कहना है? मैंने अभी कल ही रिसेंटली मूवी देखी है मर्दानी 2. सो मैं उन्हीं के कुछ डायलॉग से इतनी मुतासिर हो गई, मुझे लगा यही हाल है हमारा इस टाइम. तो व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म, आई वुड प्राउडली से दैट आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट इन दैट. तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो उस मूवी में बड़े अच्छे से बताया कि हम इक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, अभी हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, दैट एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात है. हम लोग एक बहुत प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मी एंड माई मोर कलीग्स लाइक मी, कि हमें पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है. बट दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. देयर इज़ लॉट टू बी डन. एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन इन आवर कंट्री, आई थिंक वी नीड लॉट ऑफ एजुकेशन, moral education, not only to girls, I think more to boys. To the boys who are very young, who are from maybe 5 to 15, क्योंकि जो आप उस टाइम पे उनको सिखा पाएंगे, आई थिंक वो बाद में कभी वो 20 साल की उम्र में आप ही को ज़्यादा वो कर देते हैं पावर. तो आई थिंक इस टाइम बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को
स्पेशली मदर्स एंड फादर्स बोथ, दे शुड कम फॉरवर्ड और वो अपने उस एक्शन में वो चीज़ें वैसी लाएं, वो उनका व्यवहार वैसा हो औरतों के साथ, उनकी फैमिली में, अपनी बच्चियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, कि जो उनके घर में लड़के हैं या बच्चे हैं वो देख चीज़ के बहुत मुतासिर हों कि ये चीज़ ये डिज़र्व करती हैं। तो टिल द टाइम दे डोंट प्रैक्टिस इट, दे जस्ट कैन नॉट प्रीच इट। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है rather than अगर गर्ल्स की हम बात की जाए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए आई फील सॉरी, आई टोटली फील सॉरी कि ये एग्जिस्ट करता है, एंड आई फील पिटी ऑन देम कि वो ये ऐसी सोच रखते हैं। एंड आई वुड प्रे एंड होप कि वो चीज़, इस जो ये बीमारी है, जो ये फोकसिंग ऑन मेल, उस चीज़ को छोड़ के आगे अपना इलाज कराएं और आगे बढ़ें। तो हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, सभी के लिए क्या एक मोटिवेशनल बड़ा मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट होल्ड्स यू बैक। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अपना कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, चाहे आप स्पोर्ट्स में बढ़ें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरे फादर बात करते थे कि सोसाइटी में बात वहीं कर सकता है जो कमा सकता है। तो चाहे आप मजदूरी करें या जो मर्ज़ी करें, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी गर्ल आउट देयर कि वो अपनी जब आवाज़ सामने बुलंद तरीके से रखती है, वो तब सोसाइटी लेती है जब वो किसी ओहदे पे पहुंची हो या उसने किसी पॉइंट पे प्रूव किया हो अपने आप को। तो हम पे प्रेशर ज़्यादा है। हमें जहाँ पे एक मेल को 2 घंटे काम करना होता है, हमें 2.5 घंटा करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि हम बेहतर हैं, कि हम, वही वाली बात है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो आई थिंक हम लोगों पे ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो इस टाइम मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, एंड आई वुड प्रे फॉर योर सक्सेस, कि आप लोग सारे अपने लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल ज़रूर करें, चाहे इवन इफ इट इज़ अ चेंजिंग गोल, डजंट मैटर, बट इट हैज़ टू बी, यू हैव टू बी गोल ओरिएंटेड एंड करियर ओरिएंटेड इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए सभी महिलाओं के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे निपुण टिक्को जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया और सभी सोसाइटी वालों के लिए दिया, और साथ ही साथ अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह की इन्होंने कामयाबी की सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं और अभी भी लगातार ही अपने काम में जुटे हुए हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इसी तरह से यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।